नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हम लोग ज़ेन योगा शुरू कर रहे हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी, इसलिए क्योंकि इसमें सबसे साफ स्पिरिचुअलिटी की साइंस को बताया गया है। जिसको भी अंग्रेज़ी आती है और जो भी लॉजिकली सोच सकता है और जो सचमुच में सवाल पूछ रहा है लाइफ को लेकर के कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ कंफ्यूजिंग है और लाइफ में क्या जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं ईश्वर वगैरह कोई चीज़ ऐसी चीज़ है, तो इसके आंसर इस बुक के ज़रिए इसको मिल जाएगा। और खाली आंसर ही नहीं मिलेगा थियोरेटिकली, ही विल गेट टू नो थ्रू एक्सपीरियंस। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, बिकॉज जिस दिन मुझे मिली थी, जिस रात को मुझे मिली थी, उस रात के बाद से माई लाइफ हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। मैं बार बार स्टोरीज़ नहीं बताऊँगा अपने बारे में। विल स्टार्ट विथ ज़ेन योगा। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। सबसे पहले मैं डेडिकेशन से शुरू करूंगा। डेडिकेशन नहीं होता, बुक किताबों को डेडिकेट करते हैं लोग, तो इसमें बहुत ख़ास इंसान के लिए डेडिकेट किया है पीजे सहर ने। सहर जी कह रहे हैं, हम्बली डेडिकेटेड टू ऑल द होली मास्टर्स एंड ऑल्सो द फ्यूचर अवतार लॉर्ड MM रेक्स इम्पेराटोरिस लेमोरियाना। नाम बड़ा अजीब सा है, हम लोग जानते भी नहीं। किसी ऐसे अवतार को जो भविष्य में आने वाले हैं उनको डेडिकेट कर रहे हैं। हु हेल्प द ऑथर, और ये सहर जी कह रहे हैं कि उसी अवतार ने जो भविष्य में पैदा होने वाला है उसने मुझे लिखने में, इस किताब को कंपाइल करने में हेल्प किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, ताकि इंसान इसको जन्मों जन्म तक यूज़ कर सके। उन्होंने कुछ खास प्रॉमिस किया है। उन्होंने प्रॉमिस किया है जो भी इंसान हु एवर राइटियसली ओन्स दिस बुक, इस किताब को सही तरीके से रखेगा। रखने का मतलब पैक करके कपड़े में लपेट कर अलमारी में रखने की बात नहीं। रखने का मतलब अपने पास रखेगा, इसको स्टडी करने की कोशिश करेगा। हु एवर राइटियसली ओन्स दिस बुक, सही तरीके से इस किताब को ओन करेगा एंड ट्रीट्स इट विथ रेवरेंस, इसको इज्जत देगा। इज्जत मतलब ऐसा मुंडी पे छूने का मतलब नहीं है। इज्जत मतलब पढ़ना, इज्जत मतलब इसको खोजना। और ये खाली इसी किताब के लिए, सारी किताब के लिए मुझे लगता है, जो भी इस किताब को रेवरेंस के साथ ट्रीट करेगा, शैल दो ही रीड इट और नॉट, चाहे वो इसको पढ़े चाहे ना पढ़े, रिसीव देयर ब्लेसिंग। इन्होंने तो कह दिया चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन मुझे लगता है जो पढ़ेगा उसको जो ब्लेसिंग का एक्सपीरियंस होगा उसकी मात्रा कहीं ज़्यादा है। हार्म स्टेज अवे फ्रॉम वन हु बाइज दिस बुक एज ए गिफ्ट फॉर अनदर, और जो ये किताब दूसरे को गिफ्ट की तरह देगा उसके पास परेशानियां कभी नहीं आएंगी। मैंने ऐसे ही दे दिया था अपने छोटे भाई को, फिर किसी और को, फिर किसी और को, करते करते गिनती खत्म हो गई। मैंने अब गिनता छोड़ दिया है। बहुत लोगों को मैंने गिफ्ट किया है बुक, और मेरे पास से हार्म अभी तक दूर दूर है। इसके बाद फॉरवर्ड में आते हैं। ये पहली बुक थी जिसके साथ मैंने डिसाइड कर लिया था जो भी वर्ड या जो भी सेंटेंस मुझे नहीं आता वो मैं खोजूंगा उसका मतलब। ये मेरे मन में कहाँ से फीलिंग आई पता नहीं, ये शुभ फीलिंग थी, अच्छी फीलिंग थी। ऐसा मुझे अपनी मेडिकल की बुक्स के लिए नहीं आया, अपनी स्कूल की बुक्स के लिए नहीं आया, लेकिन इसके लिए आया। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है उसमें एक डिफिकल्ट वर्ड था। द एरुडाइट वर्क ऑफ डॉक्टर पीजे सहर, और डॉक्टर सहर ऑन ज़ेन योगा इज एलाइड एंड एलाइड साइंसेज आर नाउ नोन टू थाउजेंड्स। सहर जी को बहुत हज़ारों लोग जानते थे, यहाँ पर नहीं, इंडिया में शायद कुछ लोग कम जानते हो, लेकिन जर्मनी में बहुत लोग जानते थे। और हम लोग तो काफ़ी दिनों बाद इस किताब के थ्रू जान रहे हैं, बट बहुत से लोग जानते हैं। और इसमें जो एरुडाइट वर्ड है ये स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे हम एक डॉक्टर अपने काम को करता है ना, एरुडाइट वर्क होता है, ऐसे ही। तो जो ज़ेन योगा पर एरुडाइट काम किया है सहर जी ने, उसको बहुत लोग जानते हैं। मैनी बुक्स हैव बीन रिटन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योगा। योगा पे बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं, इसलिए इसकी बेसिक टेक्निक्स, इसका नाम ऑलमोस्ट सबको पता है। जो 8 स्टेप्स हैं अष्टांग योग का, सबको पता है। लेकिन जो बंदा लिख रहा है वो कह रहा है ये मेरा बहुत किस्मत की अच्छी बात, मेरी किस्मत है कि डॉक्टर सहर की किताब का फॉरवर्ड मैं लिख रहा हूँ। और इनके हिसाब से टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हिदर टू दिस नॉलेज इज़ अनपब्लिश्ड। अब तक इसको इस तरह से पब्लिश नहीं किया गया। मैंने भी जो किताबें पढ़ी हैं योग सूत्र के ऊपर, पतंजलि की योग सूत्र के ऊपर, उसमें संस्कृत है, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद है। दिक्कत यह है अनुवाद के साथ कि जो भी इंसान लिखता है ना, वो अंदाज़े लगाने की कोशिश करता है कि क्या पतंजलि कहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सहर जी ने पूरी तरह से, जिसको इलॉन मस्क की भाषा में, इलॉन मस्क पता है क्या कहते हैं अगर किसी चीज़ को समझना है, सिंप्लीफाई करना है, तो उसको बेसिक में जाओ और बेसिक में जाओ, उसको तोड़ तोड़ के एकदम एंड में जाओ और उसके बाद उसको फिर से समझो। तो ऐसे ही सहर जी ने
योग सूत्र को, गीता को, जितने भी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हो सकती थी उनको पढ़ा, उसको अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपनी जिया, लाइफ में जिया, उसके बाद उसको नई तरीके से आपके सामने लेकर आए हैं। ये जो बंदा है फॉरवर्ड जो लिख रहा है, कह रहा है सहर जी ने मुझे बताया है कि ये किताब इंडिया की एक बहुत पुरानी किताब से लिया गया है। दिस इज मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत। और इस किताब की खासियत, ज़ेन योगा की खासियत क्या है कि इसमें उन्होंने बहुत डिटेल में और डेप्थ में जा कर के इस मटेरियल को समझा है और आपके सामने प्रेजेंट किया है। सहर जी को बोल रहा है मेरी तरफ से बधाई है, क्योंकि इतने अच्छा ट्रांसलेशन संस्कृत से इंग्लिश में किसी ने नहीं किया, वर्ड टू वर्ड नहीं किया, इसका जो भाव ट्रांसलेशन बोलते हैं वो किया। बट इसके साथ ही साथ आपको क्लैरिटी भी मिलती जाती है, बिकॉज जहाँ पर स्थूल, सूक्ष्म, इस तरह के शब्द यूज़ होते थे तो आदमी हमारे माइंड में ना, मेरे खुद के माइंड में बड़े अजीबोगरीब थॉट्स आते थे, डर लगता था कि ये है भी कि नहीं। बट इसको पढ़ने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो गए मेरे। तो जिस क्लैरिटी के साथ इन्होंने वेस्टर्न माइंड के लिए रखा है, वेस्टर्न माइंड मतलब हम लोग का माइंड, उसके लिए बोलते हैं बधाई है। बोलते हैं आसन और प्राणायाम के बारे में तो बहुत किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सहर क्या एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और हमारा माइंड कैसे काम करता है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में कैसे काम करते हैं। ये मेडिकल बुक्स में भी क्लियरली लिखा नहीं गया है। मेडिकल में भी बताते हैं कि इमोशन हमारा हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है, इंटेलिजेंस कहीं ग्रे मैटर में कंट्रोल होता है, लेकिन उसको कैसे यूज़ करें अपने बेनिफिट के लिए बहुत कम जगहों पर इसका साफ साफ जिक्र है, एक्सेप्ट ज़ेन योगा। इमोशंस और साइकिक सेंटर्स कैसे काम करते हैं, उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, ये इस किताब में लिखा गया है। वो ये भी बताते हैं कि कैसे आप अपने ब्रेन के खास सेंटर को कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को एनालाइज करने के लिए। एनालाइज वर्ड थोड़ा सा घिसा पिटा है, बिकॉज अंग्रेजी में लोग एनालिसिस को बुरा मानते हैं, एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एनालिसिस को, मैं यहाँ जो भी शब्द यूज़ किया है सहर जी ने, उससे मुझे कन्फ्यूजन पैदा ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, शायद प्रैक्टिकली उसको यूज़ किया हम लोगों ने। आप जब अपनी लाइफ को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसमें से सही चीज़ों को खोजना चाहते हैं, गलत चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और आगे चाहते हैं कि सही हों, एक्सीडेंट्स ना हों, तो वो इस किताब की हेल्प से होता है। और सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, परमानंद, जो भी चीज़ आप कह सकें, वो तो इस किताब से हासिल होगा ही होगा, लेकिन उससे बहुत पहले आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप सही रास्ते पे हैं। कैसे? आपकी हेल्थ, आपकी सीरेनिटी, आपकी लाइफ में शांति आएगी, आपकी हेल्थ में बढ़ोतरी आएगी, आप ज़्यादा हेल्दी होंगे, आप माइंड से फ्रेश होंगे, आप लाइफ से सुकून में होंगे। ये सब चीज़ें आपको पहले ही अंदाज़ा दिला देगा कि आप सही रास्ते पे हैं, अगर इसको फॉलो करते हैं तो। जो भी डॉक्टर सहर के पहले से स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग होंगे जर्मनी में, इंडिया में भी शायद हों, उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है, बिकॉज जिस तरह से डॉक्टर सहर की जो पुरानी बुक्स हैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग और हैप्पीनेस एंड इमोर्टैलिटी, उससे ज़ेन योगा के कंपैरिजन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। खुद डॉक्टर सहर भी कहते हैं ज़ेन योगा इज़ वेरी डिफरेंट बुक फ्रॉम दोज बुक्स। बोलते हैं जिस तरीके से इसमें समझाया गया है आपको प्रैक्टिकल चीज़ें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और जो भी इंसान योग वर्ड पहली बार सुन रहा है, उसके लिए तो इससे बेहतर इंट्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है कि जाकर जैसे स्कूल में पीटी कराते हैं धूप में 2 घंटे कहते हैं एक्सरसाइज करने से आप ठीक रहेंगे, बट यू विल नो कहाँ पर आपको काम करना है। ऑल स्क्रिप्चर्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में सारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं नो दाई सेल्फ। बहुत पुराने ज़माने से कहा है कि खुद को जानो, और ज़ेन योगा क्या है? उसी चीज़ को जानने का रास्ता है। जेम्स मैककर्टनी ने लिखा था, मैंने इनको भी खोजने की कोशिश की, मेरे को बड़ा मन हुआ यार, शब्द नहीं, इसके साथ जुड़े हुए लोगों को खोजूं, और मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। ऐसा लगता है जैसे कि ये बुक एक कोई खजाने का चाबी है, नहीं ट्रेजर हंट। तो मैं इसको बहुत अभी तक खोज रहा हूँ मैं, और मुझे आई एम फुल ऑफ सरप्राइजेस। हम लोग प्रीफेस पढ़ रहे हैं। प्रीफेस में एक जिक्र है जो लिख रहा है राइटर का, उस मीटिंग विद उस्ताद और उसका मास्टर। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, बिकॉज ये जो प्रीफेस है, ये है 1 2 3 4 5 पेज का प्रीफेस है, 6 पेज का, 5.5। और ये प्रीफेस बहुत ही मुश्किल
कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको समझना बहुत मुश्किल है। थैंक्स टू लाइफ कि मैं समझ पाया। लेकिन खाली इतना नहीं हुआ, मैं आपको आज बताता हूँ अनिल जी पहली बार कि ये प्रीफेस असल में किसी और नॉवल का हिस्सा है। मुझे सहर जी के साथ एक उनकी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि एक सहर जी ने एक अपना नॉवल लिखा था, स्पिरिचुअल नॉवल थी, वेलकम टू द टॉर्चर चेम्बर। तो उस नॉवल में ये उसी का हिस्सा है और हमारे पास वो नॉवल है। इट इज़ वेरी लकी ऑफ अस दैट वी हैव दैट नॉवल। सहर जी लिख रहे हैं, माई एनकाउंटर विद उस्ताद द एडेप्ट ऑफ ज़ेन योगा। एडेप्ट मतलब जिसने महारत हासिल कर ली है ज़ेन योगा में, उनके साथ इनकी मीटिंग है। ये कौन है ज़ेन योगा का एडेप्ट? हु हैज़ अटेन्ड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा। ये वो इंसान है जिसकी बॉडी के बियॉन्ड जा चुका है, जो अब खाली बॉडी से लिमिटेड नहीं है। अब वो जो ब्रह्मांड है उसकी अगर कोई कॉन्शियसनेस होती है उसके साथ वो मर्ज हो चुका है, ऐसा इंसान। सहर जी कह रहे हैं, रिमेंबरिंग द टाइम worn custom which requires a visitor to bring small present when calling upon a high personage, I brought with me small gift, but I forgot another important custom। बोलते हैं आपको पता है ना, जैसे किसी से मिलने जाइए, किसी बड़े आदमी से मिलने जाइए तो आप कुछ गिफ्ट ले जाते, तो मैं ले गया था, लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया, एक बहुत पुराना कस्टम, एक रिचुअल, वो मैं करना भूल गया। क्या चीज़? तो उनके साथ उनका जो मित्र था उसने कहा, अपने जूते उतारो, किसी के पास जा रहे हो, बड़े आदमी के पास, पवित्र इंसान के पास, तो अपने जूते उतारो। तो बोलते हैं मैंने जूते उतारा, मुझे अच्छा लगा बिकॉज मेरे पैर में मोच थी, चोट उठ लग गई होगी उनको। और जब मैं मास्टर के प्राइवेट ऑफिस में पहुंचा, ये ही इज़ गिविंग हिज एक्सपीरियंस के कितने खूबसूरत लगे उसके मास्टर। आई सॉ एट द फार एंड इन अ ब्राइटली लिट एनक्लोजर, खूबसूरत से कमरे में, जैसे आप कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जाएंगे तो वहाँ ऐसे ही कमरे हैं खूबसूरत से, वहाँ पर एक कोने में एन इरेक्ट सीधे स्टेटली फिगर, बहुत खूबसूरत इंसान फिगर, डिग्निफाइड येट नॉट अलूफ। जो लोग डिग्निफाइड होते हैं ना, अपने आप को अलग रखते हैं दुनिया से, लेकिन ये ऐसा नहीं था, डिग्निफाइड था, इज्जत थी उसके अंदर में, लेकिन वो अलग नहीं लग रहा था। आई अप्रोच्ड हिम, मैं उनके पास पहुंचा, सैट डाउन माई ऑफरिंग, मैं अपना गिफ्ट उनके सामने रखा, एंड बोर्ड लो इन सैल्यूटेशन, उनको मैंने नमस्कार भी किया। देयर इज एन, यहाँ पर जानबूझ के सहर जी हिंट कर रहे हैं, बिकॉज ये कस्टम ही खत्म हो गया, बताया, किसी के सामने बो डाउन करना, झुकना, ये अब धीमे धीमे कस्टम खत्म हो रहा है, बिकॉज हमारी कल्चर चेंज हो रही है, या कहना चाहिए ड्रिफ्ट हो रही है। बोलते हैं, देयर इज एन एस्थेटिक्स डायमेंशन इन द सेरेमनी विच ट्रांसेंड्स इट्स फंक्शन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड कर्टसी। रिस्पेक्ट एंड कर्टसी अंग्रेजों का लाया हुआ चीज़ है। गुड मॉर्निंग, आफ्टर यू, पहले आप, ये सब अच्छे तौर तरीके माने जाते हैं कि सामने वाले को आप इज्जत दें। लेकिन माना ही जाता है कि जब अगर आप सामने वाले को इज्जत देंगे तो सामने वाला भी आपको इज्जत देगा, लेकिन ज़ेन योगा इसके ऊपर है। ज़ेन योगा कहती है, अगर आप अपने से कोई बहुत बड़ी चीज़ को जानते हैं, मुलाकात होती है, तो अगर आप उनको इज्जत देते हैं तो आपको कहीं ज़्यादा मिलता है उससे। वही बोल रहे हैं, इसमें कुछ सुंदरता भी है, एस्थेटिक सेंस भी है इसमें। बोलते मैंने उनको ध्यान से देखता रहा, आई आइड माई द मास्टर इन साइलेंस, चुपचाप देखता रहा। उनका नोबल फेस, उनका खूबसूरत चेहरा, पिक्चर्ड इन डोरियन इन ग्रे एंड ब्राउन, खूबसूरत ग्रे में, दाढ़ी ग्रे थी ना, सफ़ेद, और चेहरा ब्राउन था। हैड दैट इल्यूसिव एलिमेंट विच द फ्रेंच एप्टली टर्म स्पिरिचुअल। इससे मुझे मालूम पड़ा कि स्पिरिचुअल वर्ड फ्रांस से आया था। इंडिया का वर्ड तो आध्यात्म है। सभी पिट गए हैं दुकानों की वजह से दुकानें चलती हैं उसकी वजह से। तो फ्रेंच ने जब पहली बार एक्सपीरियंस किया था वो कोई ऐसी चीज़, उसको स्पिरिचुअल नाम दिया था। उनको लगता था ये आदमी को देख करके लग रहा है कि हाँ, स्पिरिचुअल इसी को बोलते होंगे। हिज एक्सप्रेशन वॉज मॉडेस्ट, वो जो बातचीत कर रहे थे बहुत मॉडेस्ट तरीके से कर रहे थे, प्यार से कर रहे थे। माइल्ड एंड येट स्ट्रॉन्ग, फिर भी स्ट्रॉन्ग था बात करने का लहजा। द आइज़ लार्ज, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, और उनकी आंखों में से एक शांति और खूबसूरती, ट्रैंक्विलिटी एंड ब्यूटी झलक रही थी। द नोज वॉज शॉर्ट, उनकी नाक छोटी थी, स्ट्रेट एंड क्लासिकली रेगुलर। ये मोहित हैं अपने मास्टर को देख करके।
हम जानबूझ के मोहित नहीं हो सकते ना, प्यार हम किसी से ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। बट कृष्णमूर्ति कहते थे कि जहाँ प्यार का रिलेशनशिप नहीं होता वहाँ ट्रस्ट नहीं होता, और जहाँ ट्रस्ट नहीं होता वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज नहीं होता, डाउट्स ही रहेगा हमेशा। मैं तो सहर जी से मिला ही नहीं, फिर भी उनसे प्यार कर रहा हूँ इस बुक के ज़रिए। सहर जी अपने मास्टर से प्यार करते हैं। सच अ फेस, इस तरह का जो फेस है मिडिल एज के जो चर्च में प्रीस्ट्स हुआ करते थे उनका रहा होगा। बट ये जो एडेप्ट हैं, इनके मास्टर हैं, इनके चेहरे में एक खास तरह की इंटेलिजेंस भी है, वो समझदार भी लगते हैं। ऑल्दो ही हैड द आइज ऑफ ड्रीमर, इनकी आंखें जो सपना देखते हैं वैसे लोगों की आंखें थीं। बट आई फेल्ट सम इनएक्सप्लिकेबल वे दैट देयर वाज समथिंग मोर इन द विजनरी बिहाइंड दोज आई हैवी लिड्स। जब भी हम किसी को देखते हैं ना, इंसान को, हमको लगता है कि ये भगवान की मूर्ति है, वो इंसान। बुद्ध को भी देखते हैं लोग तो लगता होगा, तभी तो उनको भंते कहा गया, ईश्वर कहा गया। बट बुद्ध बार बार ये बोलते थे, और इसको हमको समझना पड़ेगा इस सेंटेंस को। और कृष्णा भी वर्ड यूज़ करते थे, बार बार यूज़ करते थे कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत डीप चीज़ हूँ जो इस बॉडी के साथ आखिरी बार अटैच्ड है, इसके बाद मिलेगी भी नहीं। तो देयर इज़ सम वेरी डीप थिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद द बॉडी। तो वही कह रहे हैं, इस इंसान के चेहरे, इस इंसान के बॉडी, इस इंसान की आंखों के पीछे कोई बहुत गहरी चीज़ है, ऐसा इनको अंदाज़ा हो रहा था सहर जी को। For a moment it seemed that self, much superior to my everyday ego, had assumed the guise of oracular mystic to guide and comfort me. हम किसी और को हेल्प कहाँ करना चाहते हैं, हम तो हमेशा खुद को हेल्प करना चाहते हैं। अगर हमारी सोल और जो दुनिया में एक्चुअली सोल है वो दोनों एक ही हैं, तो क्या वो हमको हेल्प करने के लिए नहीं आना चाहती या नहीं आती होगी? इनको लग रहा है कि हो ना हो ये इंसान मुझे हेल्प करने के लिए आया और ये मेरा ही अपना सेल्फ है। उसके बाद थोड़ी सी बातचीत है, उसको करेंगे, उसके बाद बंद करेंगे आज का सेशन। ये कह रहे हैं, सहर जी कह रहे हैं मास्टर से, योर एमिनेंस हैज़ इंडीड बीन ग्रेशियस टू रिसीव मी। आई स्टैमर्ड, बोलते हकलाते हुए मैंने कहा कि आपने मुझे मिलने का मौका दिया, तो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि आप जैसे लोग मुझे मिलने का मौका दिया। तो मास्टर कह रहे हैं, योर अराइवल डज नॉट सरप्राइज मी। तुम्हारे आने से मैं चकित नहीं हुआ हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आवर मीटिंग वॉज फोर ऑर्डेन्ड, हमारा जो मुलाकात थी वो पहले से डिसाइडेड थी। मच मोर देन चांस ब्रिंग्स यू हियर अगेन, केवल चांस नहीं है जो तुम्हें यहाँ लेकर आई है। अ हायर पावर ऑर्डेन्ड, एक और बड़ी पावर है जिसने ऑर्डेन किया, डिसाइड किया ये सब चीज़। एंड देन अरेंज्ड आवर एनकाउंटर, एंड दिस इज़ द अपॉइंटेड आवर, और इसी टाइम उसको डिसाइड किया गया था कि मीटिंग होगी। इसकी और कल बात करूँगा, कल पढ़ेंगे। बट थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पेशली हैप्पीनेस एंड इमोर्टैलिटी पढ़ने के बाद इस तरह से मैं समझ रहा हूँ, अलग अलग दुनिया के लेयर्स हैं, अलग अलग दुनिया के एवोल्यूशनरी पड़ाव हैं। जैसे हमारा एक ये जो दुनिया है, इसमें ढेर सारे नॉन पॉसिबिलिटी हैं और बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे अगर आप हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो लाखों लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। कोई आदमी अमीर बनना चाहता है तो लाखों लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बनेंगे बहुत कम लोग। मतलब आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम हैं। लेकिन जो हायर प्लेन्स है, जहाँ पर बुद्ध बताते हैं कि जहाँ पर और हायर प्लेन्स हैं, वहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये जो चांसेस हैं ये बढ़ते जाते हैं, रिस्क कम होते जाते हैं। क्यों? बिकॉज वहाँ पर अवेयरनेस बढ़ता जाता है। और यहाँ पर रिस्क क्यों है? बिकॉज हमारी अवेयरनेस लिमिटेड है। अवेयरनेस वो लाइट की तरह है जो आपको डिसाइड करती है कौन से प्लेन में आप जन्म लेंगे। तो बुद्ध यही कहते हैं, जैसे जैसे आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, आप ऑटोमेटिकली हायर प्लेन्स में बॉर्न होंगे। अवेयरनेस कैसे बढ़ेगा, इसकी यात्रा पर हम कल बढ़ेंगे। दोस्तों, डीप नॉलेज
से मैं चाहता हूँ कि दुनिया में पूरी तरह से एजुकेशन को हम बदल सकें। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन ऐसा बन जाए कि हर बच्चा जो भी चीज़ पढ़े उसको पूरी तरह एंजॉय करे, और जब वो उस चीज़ को लेकर के काम करने की दुनिया में आए, जब वो जॉब करने की दुनिया में आए, तो ही शुड बी बेस्ट। इस चीज़ को करने के लिए मुझे डीप नॉलेज से रिलेटेड एक यूनिवर्सिटी खोलनी होगी, और उसके लिए हम लोगों को ढेर सारा डोनेशन और उससे भी ज़्यादा लोगों का विश्वास चाहिए। आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर बिलीफ। आपका डोनेशन खाली डोनेशन नहीं है, इट्स अ बिलीफ दैट डीप नॉलेज जो काम कर रहा है ये बहुत अच्छा काम है, और इसको मैं चाहता हूँ कि दुनिया के कोने कोने में हम फैला सकें। इंडिया का जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी खुले, आई वॉन्ट दैट शुड बी डीप नॉलेज। और इस यूनिवर्सिटी में खाली टॉपर्स नहीं होना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी में हर बच्चा टॉपर होना चाहिए। थैंक यू।